यहां पर हम देखिए जो बीजाणुजन उत्तक है, बीजाणुजन उत्तक, उनमें से कोई एक सेल्स क्या करती है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स के रूप में काम करने लग जाती है। मतलब एक सेल्स के बारे में हम लेते हैं, वैसे तो सभी करते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, या इसे हम पोलन मदर सेल्स भी कह देते हैं। कुछ में पोलन मदर सेल्स भी लिखा हुआ मिल सकता है आपने, पोलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं। प्राग मात्र कोशिकाएं या सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी इसे हम कहते हैं। ये द्विगुणित होती है, प्रकृति में डिप्लॉइड होती है। अब इस सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस में आप सभी को पता है कि एक सेल्स के आगे जाकर क्या करती है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर 4 सेल्स बन जाएंगी। लेकिन मियोसिस में हमें ये पता है कि द्विगुणित कोशिका जो होती है वो अगुणित कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, मतलब गुणसूत्र जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाएगी, और अगुणित आपके 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये आपस में क्लस्टर्ड या फिर कह सकते हैं समूह में व्यवस्थित चिपके रहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर कहते हैं, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु का चतुष्क कह देते हैं। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण होने से क्या होता है, ये सभी अलग अलग हो जाते हैं माइक्रोस्पोर्स जो। अब इस एक माइक्रोस्पोर्स को हम उठाते हैं, इसमें हम आगे की अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फिर माइटोसिस होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये समसूत्री विभाजन जो होगा ये अनइक्वल होगा। कहने का मतलब एक कोशिका तो बड़ी बन जाएगी, एक कोशिका छोटी बन जाएगी, और इसमें जीवद्रव्य का विभाजन नहीं, सॉरी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एक सेल्स, जैसे ये सेल्स है, इसमें हम समसूत्री विभाजन करते हैं तो 2 सेल्स यहाँ पर बनेगी। इसी एक सेल के अंदर आपकी एक सेल ये बन गई और एक सेल आपकी बड़ी वाली। ठीक है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का समसूत्री विभाजन हमें देखने को मिलता है। इसमें जो एक बड़ी सेल्स जो बनती है उसे हम पोलन ट्यूब कह देते हैं, पोलन ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कह देते हैं। और एक जो छोटी सेल्स बनती है उसे जनरेटिव सेल्स कह देते हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। ये जनरेटिव सेल्स आगे जाकर के युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, और इस पूरी संरचना को हम पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण। और इसकी जो भित्ति होती है उसे पोलन वाल कहा जाता है, जो कि आगे हम बात करेंगे। पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2 प्रकार की होती है, इंटाइन और एक्जन, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 2 कोशिकीय अवस्था में पोलन ग्रेन्स होता है, उसमें एक तो बड़ी वेजिटेटिव सेल्स होती है, कायिक कोशिका जिसे हम कहते हैं, कायिक कोशिका कह देते हैं इसे, और एक जनरेटिव सेल्स होती है, इसे जनन कोशिका कह देते हैं। इसी जनन कोशिका से फिर आगे जाकर के युग्मकों का फॉर्मेशन। ठीक है, तो कुछ आवर्तबीजी ऐसे पादप होते हैं, इसी 2 सेल्स अवस्था में क्या होता है, परागण की क्रिया हो जाती है, या आपके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इसमें माइटोसिस हो जाता है। जो आपकी जनरेटिव सेल्स है उसमें माइटोसिस हो जाता है, जिससे 2 गेमेट्स बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 कोशिकीय अवस्था के अंदर परागण का क्या होता है, परागण की क्रिया होती है, पोलिनेशन होता है। तो कुछ में तो ये कंडीशन में परागण होता है, और किसी में कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2 कोशिकीय अवस्था में परागण की क्रिया होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर और देख लीजिए थोड़ा सा, पोलन मदर सेल्स जो डिप्लॉइड होती है, मियोसिस होगा, फिर 2 सेल्स बन गई। अब मियोसिस सेकंड होने के बाद 4 सेल्स बन जाती है। देखो 4 सेल्स जो होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, क्लस्टर्ड के रूप में, समूह के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसे हम पोलन सेल्स, टेट्राड या पोलन ग्रेन्स का या परागकण का चतुष्क कह देते हैं। फिर क्या होता है इसमें, ये सभी वाल का सिक्रेशन करते हैं, जिससे 4 निर्जलीकरण की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये 4 पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बनते हैं। लघु बीजाणु जनन के बारे में यहाँ पर हम थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस चीज को हमने समझ लिया अच्छे से। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, स्पोरोजेनस उत्तक की प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। परागकोश परिपक्वता की ओर जाता है, तो उसमें जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसकी जो प्रत्येक कोशिका वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, और जिस कारण से क्या होता है,
और यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक से फिर 4 माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बन जाते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर्स 4 कोशिकाओं के समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक एक संभावित पराग होता है। यानी कि माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हम कह सकते हैं, ये वाली जो सेल्स है ना द्विगुणित, ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होते हैं, ये अगुणित होते हैं। और ये जो 4 स्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, ये आपके संभावित आपके परागकण हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं यही आगे जाकर के क्या करेंगे, परागकणों का फॉर्मेशन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पोलन मदर सेल्स से लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह देते हैं। यानी कि पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है ये द्विगुणित होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु या अगुणित माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह देते हैं, लघु बीजाणु जनन कह देते हैं। देखिए आगे, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होते हैं वे निर्जलित हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये चीज बता चुका हूं कि जो 4 समूह बनते हैं माइक्रोस्पोर्स का, 4 माइक्रोस्पोर्स का समूह बनता है ना, उसमें अब निर्जलीकरण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप वो अलग अलग हो जाते हैं तथा ये परागकणों को, ये जो होते हैं माइक्रोस्पोर्स, ये परागकणों में विकसित होने लग जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों परागकण होते हैं, वे परागकोश के स्फुटन के साथ बाहर निकलते हैं। यानी कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो उसमें हजारों की संख्या में परागकण पाए जाते हैं। जब परागकोश का स्फुटन होता है तो ये बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है परागकोश, और ये परागकण इस प्रकार से बाहर की। ठीक है, मैच्योर परागकोश की स्ट्रक्चर ये होती है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है। ये पूरी प्रोसेस एक बार यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ये वाले स्ट्रक्चर, इससे परागकण निकले। इसमें जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है ना, उसमें से कोई एक सेल्स होती है जिसमें 2 सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल्स, एक जनरेटिव सेल्स, जनन कोशिका और एक कार्य कोशिका। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें इन 2 कोशिकीय अवस्थाओं में क्या होता है, परागण की क्रिया हो जाती है। इसी अवस्था में क्या बन जाता है, उसके वर्तिकाग्र पर क्या ये पहुंच जाता है, जो आपका परागण होता है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये 3 कोशिकीय अवस्था के अंदर परागण की क्रिया होती है, 3 कोशिकीय अवस्था में उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर हम देख, ये देखिए परागकण की संरचना यहाँ पर हम देख लेते हैं। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना देखिए, परागकण की संरचना की हम बात करें तो इसमें सबसे बाहर की होती है परागकण की संरचना। देखिए तो परागकण की संरचना के सबसे बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है उसे हम एक्जाइन कह देते हैं, एक्जाइन, या इसे बाह्य चोल कहा जाता है हिंदी में, बाह्य चोल। और परागकण की अंदर वाली जो परत होती है उसको एंटाइन कह देते हैं, इसे अंतःचोल कह देते हैं, अंतःचोल। एक्जाइन जो होती है ये क्या करती है, परागकण को सुरक्षा का प्रदान करती है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर ये एक्जाइन अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है, तो उन स्थान पर एक छिद्र रूपी संरचना बन जाती है जिसे जरम पोर या जनन छिद्र कह देते हैं, जनन छिद्र। यानी कि जिन स्थानों पर ये एक्जाइन नहीं होती है ना, उन स्थानों को हम जरम पोर कह देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्जाइन सर बनी किससे होती है, तो एक्जाइन है ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये बहुत ही हार्ड पदार्थ होता है, ना तो इसे कोई एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस या जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना तो वो नष्ट कर सकता है इसे, ना ही एल्कलाई या क्षार नष्ट कर सकता है, ना ही आज तक कोई ऐसा एंजाइम बना है जो इस स्पोरोपोलेनिन को नष्ट कर सकता हो। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मजबूत पदार्थ होता है ये। और इसी स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, हम परागकणों को लाखों सालों तक हम क्या कर सकते हैं, इसको जीवाश्म के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की वजह से यहाँ पर जो एक्जाइन होती है उसमें कुछ बाहर की ओर ये कुछ पैटर्न देखने को मिलता है आपकी एक्जाइन के अंदर, बाह्य चोल के अंदर। जब हम एंटाइन की बात करें अंतःचोल की, तो अंतःचोल जो होती है आपकी पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन, और साथ में होता है आपका सेलुलोज। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है जो अंतःचोल होता है। ठीक है,
और अंतःचोल जो होता है ये आपकी जर्म पोर से, जब परागकण अंकुरित होता है तो उस समय जर्म पोर से बाहर की ओर निकल करके अंतःचोल ही पराग नलिका का निर्माण करने का काम करता है। और इसके अंदर की ओर ये आपका जीवद्रव्य हो जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाली जो सेल्स होती है, जो तर्करूपी सेल्स होती है, ये जनरेटिव सेल्स होती है, जननी कोशिका होती है। और इसमें जो केंद्रक पाया जाता है ये जनरेटिव न्यूक्लियस कह देते हैं इसे। ये आपकी रसदानी हो जाएगी या वैक्यूल्स कह देते हैं इसे। और इसमें जो पूरी कोशिका का जो है उसको हम पूरी कोशिका को क्या कह देंगे, वेजिटेटिव सेल्स या कायिक कोशिका कह देंगे, कायिक कोशिका। और इसमें जो केंद्रक होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कह देते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है परागकण की, ठीक है। परागकण या मेल गेमेटोफाइट, ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया तो इसको हम चलो बता देता हूं मैं। सामान्यतः हम परागण जो होता है ये गोलाकार, और परागण का सामान्यतः गोलाकार होते हैं परागण जो होते हैं वो, ठीक है। इनका व्यास जो होता है ये 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। साइटोप्लाज्म में एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। एक परागण की कोशिका भित्ति बाह्य चोल यानी कि एक्जाइन और अंतःचोल एंटाइन से बनी होती है। यानी कि साइटोप्लाज्म उसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है उस कोशिका भित्ति को हम दो पार्ट्स में या दो लेयर में डिवाइड कर देते हैं। एक तो बाह्य चोल यानी कि एक्जाइन और एक दूसरा है अंतःचोल यानी कि एंटाइन। पहले हम बाह्य चोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्जाइन की बात करें तो एक्जाइन जो होता है ये बहुत कठोर परत होती है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये बता चुका हूं पहले कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है और इसे ना तो उच्च टेम्परेचर अत्यधिक टेम्परेचर देकर के नष्ट कर सकते हैं, यानी ना ही इसे प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड से नष्ट कर सकते हैं, यानी ना ही इसे क्षार से नष्ट किया जा सकता है। और ये नीट 2023 में 13 में यहाँ से क्वेश्चन बना है और अभी 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है, बाह्य चोल से स्पोरोपोलिनिन से पूछा गया। एंजाइम जो होते हैं, कोई भी एंजाइम आज तक स्पोरोपोलिनिन को तोड़ने वाला अभी तक नहीं बना है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना जो इस स्पोरोपोलिनिन को नष्ट कर सके। एक्जाइन में जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, वहां पर जनन छिद्र यानी कि जर्म पोर उपस्थित होते हैं। ये हम स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, इनकी हम बात कर चुके। स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति के कारण परागकणों को जीवाश्म के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। 2018 में नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। एक्जाइन पैटर्न और डिजाइन प्रदर्शित करता है, अलंकृत होता है। ये हम बात कर चुके हैं पहले ही, मैंने बताया भी था आपको। इसको मिटा देते हैं, अभी बताते हैं आपको। देखिए जब हम इसकी बात करें, ये तो आपकी एंटाइन होगी। अब एक्जाइन की बात करें ना तो इस प्रकार की हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं एक्जाइन के अंदर। ये जो बीच बीच में होती हैं जर्म पोर हो जाएंगे, ये आपकी एक्जाइन हो जाएगी, ठीक है, और ये एंटाइन हो जाएगी, ठीक है। एक्जाइन में क्या रहता कि पैटर्न और डिजाइन है वो देखने को मिलते हैं, ये अलंकृत होती है। अंतःचोल की हम बात करें तो अंतःचोल जो होता है ये भीतरी परत होती है, ये लगातार जारी रहती है। इसमें कोई जर्म पोर जो होता है ना अंतःचोल, इसमें इस प्रकार की कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ स्थानों पर ये आपको एक्जाइन नहीं होती ना, वैसा नहीं, ये लगातार आपकी जारी रहती है, निरंतर रहती है। सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अंतःचोल आपका सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है। परिपक्व परागण की हम बात करें, परिपक्व परागकण है, परिपक्व परागण या पोलन की हम बात करें तो उसमें दो कोशिका उपस्थित होती है। परिपक्व परागण में दो कोशिका उपस्थित होती है। पहली तो होती है आपकी वेजिटेटिव सेल्स यानी कि कायिक कोशिका, ठीक है। दूसरी जनरेटिव सेल्स। तो कायिक कोशिका के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ये बड़ी कोशिका होती है, प्रचुर मात्रा में इसमें खाद्य भंडार होता है या खाद्य पदार्थ होते हैं। एक बड़ा अनियमित आकार का इसमें केंद्रक पाया जाता है। देखिए जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक तो आपकी बड़ी कोशिका हो जाएगी, एक आपकी तर्करूपी कोशिका होती है जिसे हम जनरेटिव सेल्स कहते हैं। ये तो कायिक कोशिका हो जाएगी और ये आपकी जनन कोशिका हो जाएगी, इसमें एक केंद्र, ठीक है। दूसरी होती है जनरेटिव सेल्स या जनन कोशिका।
जनन कोशिका जो होती है ये छोटी कोशिका होती है, ये वंशपति कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, यानी कि जो काय कोशिका है उसके साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। यह संघन साइटोप्लाज्म और एक केंद्र के साथ धुरी के आकार की होती है, तर्कु रूपी होती है। संघन साइटोप्लाज्म होता है और एक केंद्रक पाया जाता है और तर्कु के आकार की कोशिका होती है। 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में परागकण जो होता है, परागकण दो कोशिकीय अवस्था में होता है। 60% एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो उनमें परागकण की क्रिया जो होती है तो दो कोशिकीय परागकण के रूप में होता है। जब इसमें दो ही कोशिका होती है, एक तो जनरेटिव सेल्स और एक आपकी काय कोशिका, इसी अवस्था के अंदर 60% एंजियोस्पर्म में परागकण की क्रिया हो जाती है। जबकि दूसरे में परागकण परागित होने से पूर्व जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नली रूपों में विभाजित हो जाती है, मतलब 3 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। तो कुछ ऐसे, यानी कि 60% तो ऐसे हो गए, उसमें 2 कोशिकीय अवस्था में हो गया, लेकिन जो बच गए 40% उसमें क्या होता है, 3 कोशिकीय अवस्था में क्या होता है, परागकण की क्रिया होती है। परागित परागकणों को व्यवहार्यता यानी कि वाइबिलिटी होने से पहले वर्तिकाग्र पहुंचना जरूरी होता है, यानी कि जो परागित परागकण जो होते हैं उनकी जीवन क्षमता नष्ट होने से पहले, यानी कि वो डेड होने से पहले वर्तिकाग्र पर पहुंचना जरूरी होता है। उनका परागकणों की व्यवहार्यता या फिर जो जीवन क्षमता होती है, वाइबिलिटी होती है, उसकी अवधि प्रचलित तापमान और आर्द्रता पर निर्भर होती है। तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है उसकी जो जीवन क्षमता है वो। कुछ अनाज जैसे चावल, गेहूं, इनके जो परागकण होते हैं, इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो उनके निकलने रिलीज होने के बाद लगभग 30 मिनट तक रहती है। चावल, गेहूं जो अनाज होते हैं, इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो पराग रिलीज होने के लगभग 30 मिनट तक रहती है। लेग्यूमिनोसी, रोजेसी और सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी और सोलेनेसी जो कुल हैं, इनके सदस्यों में महीनों तक जीवन क्षमता देखने को मिलती है परागकणों की। ये परागकण की स्ट्रक्चर है, पहले हम बात कर चुके हैं इसकी। तो परागकण का आर्थिक महत्व क्या होता है देख लीजिए यहाँ पर। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। परागकण जो होते हैं, परागकण ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। पराग की गोलियों का उपयोग वो भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। ये आपके 2014 में यहाँ से क्वेश्चन बना है कि परागकोश जो होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस कारण इनको गोलियों के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। पराग की गोलियां सिरप एथलीटों और रेस के घोड़ों के प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। तो पराग की गोलियां जो होती हैं ये अगर एथलीट्स उपयोग करते हैं तो उनमें स्फूर्ति, एनर्जी वगैरह आ जाती है, या फिर रेस के घोड़े होते हैं उनके प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन इसका मतलब गलत तरीके से उपयोग किया जाने लगा है, इस कारण से क्या करते हैं, इनके ऊपर रोक लगाती है, जो खिलाड़ी वगैरह हैं उन पे रोक लगाती है इन पराग गोलियों के उपयोग से। कुछ पौधों के परागकण जैसे कि पार्थेनियम या गाजर घास कुछ लोगों के लिए एलर्जी उत्पन्न करते हैं और ये पुराने श्वसन संबंधी विकारों, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ पौधों के परागकण होते हैं जैसे कि पार्थेनियम, गाजर घास जिसे हम कहते हैं, तो इसके जो परागकण होते हैं ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिससे कि श्वसन संबंधी बहुत सारे डिजीज हो जाती है, जैसे अस्थमा वगैरह है, ब्रोंकाइटिस है, इस प्रकार की डिजीज हमें देखने को। ये आगे गाइनोशियम है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमने देखिए, वैसे तो मैं छोटी सी क्लास करने वाला था, लेकिन इसी क्लास के अंदर हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें पुष्प के बारे में आपकी शुरुआत में चैप्टर में क्या दे रखा है, कैसे पुष्प बनता है। पुष्प के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से चक्कर होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। उसके बाद में हमने एंड्रोशियम यानी कि पुंकेसर के बारे में अध्ययन किया। पुंकेसर के साथ साथ उसमें पुंकेसर में हमने द्विपालित संरचना होती है, वो डाइथिकस होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, मतलब परागकण की स्ट्रक्चर भी हमने देखी, परागकण का निर्माण कैसे होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर हमने देखी। फिर परागकण का जीवन क्षमता या उनका जो व्यवहारिता या फिर वाइबिलिटी क्या होती है उसकी हमने बात की। परागकण का आर्थिक महत्व हमने देखा। तो आज इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे, आज के लिए इतना ही। अब धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छी लगी तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।